नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है IBN 7 में। आजकल चर्चा का विषय है लैंड बिल, भूमि सुधार बिल। बार बार कहा जा रहा है विरोधी पार्टियों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि ये सरकार कॉरपोरेट के हाथों में बिक कर इस तरीके का बिल लेकर आ रही है। बिल को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। क्या सरकार वाकई में किसान विरोधी है? इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सरकार की तरफ से सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी ने आपके सर पे सौंपी है कि आप इस भ्रम को दूर करें कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है। कैसे आप एक लाइन में समझा सकते हैं कि आप किसान के साथ हैं, कॉरपोरेट के साथ? एक लाइन में समझाना है तो मैं ये पूछता हूं कि इस बिल को यूपीए सरकार ने पास किया, उसमें हमने 5 अमेंडमेंट की और अभी 9 अमेंडमेंट की है, और एक उसमें परिवार के, उनके परिवार में से एक परिवार को नौकरी देना ये भी किया है। इसमें से कौन सी अमेंडमेंट और कौन सी सुविधा हमने कारपोरेट को और धनवान लोगों को दी, ये एक बार कोई भी बता देगा तो मैं आप जो कहेंगे उस बात के लिए हार जाऊंगा। इस पूरे बिल में एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान के खिलाफ है। उल्टा ये बिल किसानों के फायदे के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपीए ने जब बिल पास किया तब 13 एक्ट को 1 साल के लिए इन्होंने कंसेंट क्लॉज और एसआई, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट से इन्होंने एग्जम्पशन दिया था, और 31 दिसंबर के पहले अगर हम ऑर्डिनेंस नहीं निकालते तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहती थी, इसलिए हमने ऑर्डिनेंस निकाला। ऑर्डिनेंस में हमने केवल 5 सुधारणा की, 5 अमेंडमेंट की। पहले की डिफेंस के लिए युद्ध भूमि के आजू बाजू में कहीं भी सुरक्षा के लिए अगर एयरपोर्ट बनाना है, हमारे मिसाइल्स कहीं जमीन के अंदर रखनी है, तो सुरक्षा के कारणों के लिए और डिफेंस के लिए अगर लैंड एक्विजिशन लगेगी तो कंसेंट क्लॉज और एसआई नहीं लगेगा। एक दूसरा, हमने कहा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड, गांव में पीने की पानी की योजना, गांव में सरकारी अस्पताल, गांव में सरकारी दवाखाना, और उसके साथ साथ गांव में सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहली बार ये बता देना चाहता हूं कि देश की 80% लैंड केवल सिंचाई के लिए एक्वायर्ड होती है। यूपीए के बिल को आप लोगों ने सपोर्ट किया था, आपने वो बिल पास कराया था, वो बिल कंसेंट से पास हुआ था। आपकी सरकार आती है, आप उस बिल में 5 अमेंडमेंट कर देते हैं। यूपीए के बिल में जो बात सीधे तौर पर समझ में आती थी, जो कि किसान के समर्थक में थी, कि उसमें किसानों का कंसेंट होगा, जिसकी आप ज़मीन लेंगे 70% और 80% 2 रेशो रखे गए थे, प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, पीपल पार्टनरशिप के लिए। आपको लगता नहीं है कि उस कंसेंट को हटाकर कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन दिया है सरकार ने कि आप किसानों के साथ नहीं है? पहली बात, हमने केवल 5 बातों के लिए ये 2 क्लॉज हटाया, बाकी तो उसमें है ही। मुझे बताइए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्री, ये तो राज्य सरकार को नियम तय करना है, इसमें तो हमने कुछ कहा ही नहीं है। हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए और इलेक्ट्रिक के लिए जो हम करेंगे, जो उसमें से उसी के लिए कहा हुआ है। किसानों को मुआवजा और लो कॉस्ट हाउसिंग, जो गरीबों के लिए घर बनाएंगे हम लोग इस देश में 2022 तक। क्या गरीबों के लिए घर नहीं बनने चाहिए? और घर बनाने तो क्या हवा में बनेंगे? उसके लिए जगह नहीं लगेगी, तो उसके लिए उपजाऊ अब मुझे बताओ कि ये 5 चीजें जो हमने की है, उसमें एक भी चीज कौन सी है जो धनवान और उद्योगपतियों के, कारपोरेट? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप सारी जमीनें आप लोग ले लेंगे। मुझे बताइए सब इंडस्ट्री मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई में होगी क्या? आज मुझे बताओ, मुंबई में उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग रोजगार के लिए वहां आते हैं, इसके बजाय उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर इंडस्ट्री खड़ी होगी तो क्या रोजगार उनको वहां नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब किसानों का कंसेंट नहीं लेंगे? जिनकी जमीन है उनसे बगैर पूछे जमीन ले ली जाएगी? मुझे बताइए, पंचायत समिति खत्म कर दी। मुझे बताइए, रशिया में जमीन के लिए परमिशन ली जाती क्या? चाइना में ली जाती क्या? कौन से देश में ऐसा है कि लैंड एक्विजिशन में परमिशन ली जाती है? और मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं जब ग्रामीण विकास मंत्री था, विज्ञान भवन में मैंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, सभी ये जितने सरकारें अलग अलग पार्टियों की, इनके लोगों ने इसका विरोध किया। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, कंसेंट क्लॉज, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर हम कोई जगह ले नहीं पाएंगे तो कोई देश में डेवलपमेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो इस देश को रोजगार निर्माण नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपको और एक बात बताता हूं, जो मैं कांग्रेस पार्टी को सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, जब कोल माइंस बांटी गई, सीएजी ने कहा 1,88,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अब हमने ऑक्शन की कोल माइन, तो केवल 20 माइन में 2 लाख करोड़ रुपए आए,
मैं जयराम रमेश जी को, सोनिया जी को और कांग्रेस के नेताओं को एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपने कोल माइंस, इस देश की संपत्ति, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को बंटवा दी, आज हमको कह रहे कि हम कारपोरेट के बाजू में हैं। आपने इनको, तब आपने लैंड एक्वायर करके कोल माइंस के लिए जगह दे दी, तब मुझे बताइए कि आपने एसआई का क्या किया? तब आपने कंसेंट क्लॉज क्यों नहीं लगाया? आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपको कंसेंट की जरूरत नहीं है देश के विकास के लिए। ऐसा तो नहीं। इसका मतलब तो ये लग रहा है कि नहीं, तानाशाही नहीं, है क्या? मैं क्या पहली- जिसकी पहली- जमीन अच्छी लगेगी पहली- वो ले लेंगे? नहीं, पहली बात सुधारना चाहता हूं। जी। क्या इस देश के आम आदमी के विकास के लिए रेलवे लाइन आवश्यक नहीं है? अगर रेलवे लाइन के लिए, अगर वहां जिसके खेत से जाती है वो 80% लोगों ने कहा कि हम नहीं देंगे, तो क्या रेलवे लाइन नहीं बनेगी? क्या देश में, गांव में किसानों के लिए, गरीबों के लिए बिजली आवश्यक नहीं है? उनने कहा कि हम नहीं देंगे जमीन, 80% लोगों ने विरोध किया, तो बिजली की लाइन नहीं डाली जा सकेगी। कैनॉल डालना है, डैम बनाना है, 80% लोगों ने पानी नहीं दे पाएंगे। क्या मुझे बताओ, इससे देश का विकास होगा? 2013 का बिल जिसको आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया, जो पास हुआ था पार्लियामेंट से, उसकी 2-3 बातें मैं चाहूंगा कि आप उसको क्लैरिफाई करें। जमीन अधिग्रहण के 5 साल में अगर कोई काम नहीं हुआ तो वो जमीन वापस किसानों के पास चली जाएगी। आपने इस क्लॉज को हटा दिया। अब वो सरकार के पास 5 साल काम ना हो, 10 साल काम ना हो, 20 साल काम ना हो, आपने अगर एक्वायर कर ली तो आपके पास ज़मीन है। दूसरा, पंचायत स्तर पर कमिटीज़ बनेंगी, वो आकलन करेंगी। अगर वो प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो 80% का कंसेंट चाहिए, पब्लिक प्रोजेक्ट है पीपी का तो 70% का कंसेंट चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपने डाइल्यूट कर दी हैं और इसी से ये परसेप्शन बनता है कि कहीं ना कहीं आप वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बड़े बड़े मॉल्स बनाने के लिए ये ज़मीनों को एक्वायर कर रहे हैं। पहली बात, हम मॉल्स के लिए एक्वायर नहीं कर रहे, हम दे नहीं रहे। बड़े इंडस्ट्री के लिए एक्वायर नहीं कर रहे, दे नहीं रहे। मैं आपको पूछता हूँ कि दिल्ली से जयपुर एक रेलवे लाइन बन रही है और समझो एक 50 किलोमीटर लाइन मिल गई, हमने रेलवे लाइन बनाई और 5 साल के बाद बीच में फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस न मिलने के कारण वो जमीन हमने ले ली, पर 5 साल में कुछ काम नहीं हो पाया, तो 50 किलोमीटर पर रेलवे रुक जाएगी क्योंकि वो जमीन वापस कर देंगे। तो रेलवे बन पाएगी क्या देश में? आप मुझे जवाब दीजिए। इलेक्ट्रिक की लाइन है, ये 100 किलोमीटर बनाने की है और हमने 5 साल में, और एक जगह कोई कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने उसको स्टे दिया और मामला रुक गया। ऐसा देश में होता है, काम बंद है, पर इसका तो मतलब फिर उसके बाद आधा रोड बन के छोड़ देंगे, वो सब वेस्ट में पैसा जाएगा और रोड पूरा नहीं होगा। यही क्या? तो कह रहे हैं कि तो तानाशाही है कि आप जबरदस्ती ले लेंगे लोगों से बगैर पूछे। तो उनके मुझे पता, ये लोकतंत्र है क्या कि जो आधा कम करोड़ों रुपए खर्चा करके रेलवे लाइन बनेगी, फिर उसको क्या भंगार में बेचना है क्या रेलवे लाइन को? अगर ये इतना ही अच्छा है गडकरी जी, तो लोकसभा में नंबर है आपने पास करा लेंगे, लेकिन राज्यसभा वहां क्या करेंगे? देखिए, वहां कैसे पास कराएंगे? मेजॉरिटी पार्टियां जो है, दूसरी पार्टी वो विरोध कर रही है, आपकी अपनी शिवसेना विरोध कर रही है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि बहुत सी राजनीतिक पार्टी और नेता ऐसे हैं जो राज्यसभा में चेयर पर बैठकर विरोध करते हैं और बाहर आकर जब हमसे बात करते हैं तो फिर उसका समर्थन करते हैं। मुझे बताइए, ये जो मायावती जी ने दिल्ली से आगरा रोड बनाया, ये कैसे बनाया? अब मुलायम सिंह जी लखनऊ से आगरा रोड बनाने वाले, ये क्या हवा में जाएगा क्या? क्या इसके लिए लैंड एक्विजिशन नहीं लगेगी क्या? देखिए, ये विरोध इसलिए हो रहा है, इसका राजनीतिक कारण है। कुछ पार्टियां ये चाहती है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर हमारी सरकार आई है, इस सरकार ने विकास के बारे में जो निर्णय करके तेजी से काम आगे कर रही है, इससे ये हताश और निराश है। ये हमारे विकास के कामों को रोकना चाहते हैं क्योंकि हमने ये पूरा काम अगर कर लिया तो आगे इनको चुनकर आने की संभावना नहीं है और इसलिए हमको ये कामों को विरोध करने के लिए ये सरकार 3 प्रकार के आरोप हमारे पर लगाते हैं। ये सरकार कारपोरेट की है, धनवानों की है, जिन्होंने कोल की माइन कौड़ीमोल भाव से देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बंटवा दी और वो 1,68,000 करोड़ का घोटाला किया। वो हमको कह रहे कि हम गरीबों के विरोध में, और इन्होंने जो बंटवा दी, जब एसआई ने किया नहीं, ये गरीबों के हितैषी है। हरियाणा की इनकी सरकार ने पूरी जमीन लेके पूरे बिल्डर को दे दी। यही मायावती जी की सरकार थी और मुलायम सिंह जी की सरकार थी, नोएडा में उत्तर में जमीन लेकर सस्ते में लेकर पूरे बिल्डर को दे दी। हम बिल्डर को जमीन नहीं दे रहे, हम उद्योगपतियों को जमीन नहीं दे रहे, हम लोग किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को जमीन नहीं दे रहे, हम केवल पब्लिक इंटरेस्ट में, गरीबों के हित में, गांव गरीब मजदूर किसान के हित में रेलवे लाइन, रोड, पीने की पानी की पाइपलाइन, नितिन सर इसके लिए कर रहे हैं। यही मायावती, यही मुलायम सिंह, यही सीताराम येचुरी, यही जयराम रमेश, ये सब विरोध कर रहे हैं। सीताराम येचुरी जी को आप पूछिए पर कि सीताराम येचुरी का मैं कोट बताता हूं, वो बोला चाइना में लैंड कैसी एक्विजिशन होती है। उन्होंने साफ साफ कहा कि 2013 का जो यूपीए का बिल था वो ज्यादा बेहतर था, उस पर सरकार को मानना चाहिए। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, हमने यूपीए के बिल में कोई परिवर्तन नहीं किया।
5 अमेंडमेंट जो की, पांचों भी पब्लिक इंटरेस्ट की और गांव गरीब मजदूर किसान के हितों की है। अगर ये इतना ही अच्छा बिल है, चलिए पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति कर रही हैं, सीताराम येचुरी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी राजनीति कर रही है, अन्ना हजारे क्यों विरोध कर रहे हैं? आप आपके इलाके से आते हैं, आपके अपने साथ के रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं इस बिल का। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इस बिल के बारे में पब्लिक में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, गलत बातें बताई जा रही, झूठी बातें बताई जा रही, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। इसके कारण कुछ अच्छे लोगों को भी इसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। जब कोई दोनों बाजू 1 किलोमीटर लगेगा तो उद्योगपति वहां पर आकर सिर्फ समाज का भला तो करेगा नहीं, वो अपना भी भला करेगा, वो अपना भी मुनाफा कमाएगा। मुझे बताइए, क्या जिस गांव की लोक बस्ती 2000 है, 3000 है, जहाँ कपास होता है, जहाँ संतरा होता है, आम होता है, वहाँ कोई ऑयल सीड निकलता है, उसके आधार पर के उद्योग अगर उसी गांव में अगर तैयार होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो गांव के उसी किसान के और खेतियार मजदूर के लड़कों को उसके गांव में अगर अन्ना हजारे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अन्ना हजारे जैसे तमाम समाज से भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अन्ना हजारे जी का मैं सम्मान करता हूँ। मैंने उनके पत्र का जवाब भेजा है और मेरा विश्वास है कि अन्ना जब इसकी सच्चाई में जाएंगे तो अन्ना इसका कभी विरोध नहीं करेंगे। राज्यसभा में पास करा पाएंगे? देखिए, पहली बार से 2 बार लोकसभा में पास हुआ। अच्छा, इनके सुझाव भी है, वो भी हमने ले लिए। हाँ। सुझाव भी देते हैं और बिल आगे जाने भी नहीं देते। देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हम लोग जबरदस्ती आगे जाकर किसी अन्य मार्ग से पास करेंगे तो कहेंगे ये एरोगेंट है। हम इनको हाथ जोड़ेंगे, देश के हित में करके प्रार्थना करेंगे, गांव गरीब मजदूर किसान कल्याण के हित में ये बात करेंगे। अच्छे सुझाव देंगे तो स्वीकारने के लिए तैयारी वो भी करेंगे, और इसके बावजूद भी वो विरोध करेंगे तो हम पास कैसे करना ये भी जानते हैं। झूठा प्रचार करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिकरण इसीलिए कर रही है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो। उसको तो संजीवनी मिल गई सर, आपके इस बिल के जरिए उसको तो संजीवनी मिल गई। सर, कोई संजीवनी मिली नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जिसकी जमीन एक्वायर्ड हो रही है मेरे क्षेत्र में, नागपुर में, ये संजीवनी शब्द का इस्तेमाल खुद जयराम रमेश ने किया था। जयराम रमेश जी ने तो कांग्रेस का बैंड बाजा बजा दिया और बजा देगा। मुझे कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी गलतियों के कारण हमारी पार्टी की हालत ये हुई। अब वो नाम बताना ठीक नहीं है। इनके मंत्रियों ने, इनके मुख्यमंत्रियों ने ये जयराम रमेश जी के बिल के खिलाफ चिट्ठियां लिखी, मेरे पास है रिकॉर्ड। लेकिन नितिन जी, आपके अपने जो कृषि मंत्री हैं वो क्यों नहीं बचाव कर रहे हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह कहाँ हैं? ये जिम्मेदारी क्यों आपको देनी पड़ी सरकार को? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा जवाब पार्लियामेंट में दिया। आपको पता है, उस दिन उन्होंने वो हुड्डा जी के बेटे को सवाल पूछा और बहुत अच्छा जवाब दिया। वो इसके बारे में प्रचार करें। मैं सरकार, प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी आपको क्यों दी? प्रधानमंत्री ने अब जिम्मेदारी क्यों दी, इसमें ऐसा है कि वो भी प्रचार कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, राधा मोहन सिंह जी भी बोल रहे हैं और सब भी बोल रहे हैं। पर विशेष रूप से मुझे कहा, मैं बंगलोर में भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैंने इस विषय को रखा और उन्होंने मुझे कहा कि इसके बारे में राजनीति हो रही है, देश में गांव गरीब मजदूर किसानों को कंफ्यूज और गुमराह करने की कोशिश हो रही है और तुम लगातार अपने पक्ष जो है वो लोगों तक पहुंचाओ। मैं एक मजाक में एक बात कहता हूं कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये डबल स्टैंडर्ड है जो काम ये कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस पार्टी की रैली भी होने वाली, मैं एक ब्रेक यहाँ पे लूंगा नितिन सर। गडकरी जी के साथ ये बातचीत जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बंदे रहिए, कुछ और मुद्दों पर पूछेंगे तीखे सवाल। IBN 7 पर एक खास कवरेज जारी है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। नितिन सर, ये बड़ी चर्चा है दिल्ली में आजकल कि जिनकी डीजल की गाड़ियां हैं 10-10 साल पुरानी, उन पर रोक लगा दी जाएगी और ये बहुत एप्रीहेंशन है गृहिणियों में, महिलाओं में कि अब से कुछ दिनों के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब्जियाँ हो गई, दूध हो गया, ये सब महंगा होने वाला है क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ दिल्ली में आने नहीं दी जाएंगी। देखिए, पहली बात तो जो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया है उसका मैं सम्मान करता हूँ और जो भावार्थ स्पिरिट उनने व्यक्त किया उससे मैं सहमत हूँ। डीजल के पोल्यूशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी भी पॉइजनस गैसेस से उससे बहुत नुकसान होता है। पर अड़चन ये है कि ये कोई 2 सप्ताह में नहीं हो पाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि ये 2 सप्ताह में नहीं होगा। इसके बारे में नीति और वर्ल्ड में जितना कुछ रिसर्च है, टेक्नोलॉजी लाने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए हमको समय लगेगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि इसमें 2 सप्ताह के बजाय हमको 6 महीने का समय दीजिए। हम 3-4 महीने में ये काम करने की कोशिश करेंगे। कोई नीति बनाई जाएगी? हाँ, तुरंत नीति बनाई जाएगी और नीति बनाने के बाद एक अवसर दिया जाएगा और उसमें जो लोग ये नहीं करेंगे उनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आज मुझे बताओ, डीजल की ट्रक है, किसी ने कर्जा लिया है बैंकों से,
आज उसके ऊपर कर्जे का बोझा है, अचानक 2 सप्ताह में उनके कर्जे का क्या होगा? क्या इन गरीबों के पेट पर बर्बाद करके थोड़ी काम होगा? तो हमको उनको भी अवसर देना पड़ेगा। केवल वेहिकुलर पॉल्यूशन की बात नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन होता है उसको भी एनजीटी ने सवाल खड़े किए हैं। और बहुत से ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने पैसे लगाकर, गाड़ी अपनी कमाई लगाकर फ्लैट्स बुक कर रखे हैं। प्रदूषण की स्वच्छ भारत, प्रदूषण मुक्त भारत, प्रदूषण मुक्त हमको बनाना है, पर ऐसे एक झटके में निर्णय करके ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म नीतियां बनानी पड़ेगी, उसके ऑप्शन और अल्टरनेटिव पैदा करने होंगे। इसके साथ जिन लोगों का जीवन उसके ऊपर है उन लोगों के लिए नया मार्ग देना पड़ेगा और वे आउट निकालने पड़ेंगे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, लगातार सुर्खियों में है आपकी अपनी सहयोगी पार्टी शिवसेना। शिवसेना और बीजेपी दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा नज़र आते हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, हम तो दोस्त मानते हैं, नजर दुश्मन क्यों मानते हैं? तो हम मुझे तो आपको मैं लगता तो है कि बाला साहेब शिवसेना- ठाकरे जी को, मैं तो अपना अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक नेता मानता हूँ, उनके ऊपर मेरी बहुत श्रद्धा है। शिवसेना आपको लगता है कि बहुत अच्छा रोल निभा रही है साथी का? लेकिन वो एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी कोई मजबूरियां होंगी, कोई कंपल्शंस होंगे, क्या वो और बीजेपी का उनको वोट बैंक? जो कहना है, जो बोलना है, वो कहने का उनका अधिकार है। पर मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती कि शिवसेना या कोई बात कहे उसके लिए हमको जिम्मेदार पकड़कर आप हमको जवाब क्यों मांगते हैं? वापस लैंड बिल पे आ रहा हूँ। आपको लगता है कि कितने दिनों के बाद ये बिल आप पास करा पाएंगे? क्योंकि बिहार में चुनाव है, आपकी भी मजबूरी है, ज़बरदस्ती अगर आप पास कराते हैं संयुक्त सत्र बुला के, तो बिहार में चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा इस वक्त में। पहली बात तो मैं आपको ये जो इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली बात हो, देश का किसान इस बिल के विरोध में नहीं है। जो राजनीति करना चाहते हैं इस बिल के ऊपर, वो नेता इसके विरोध में है, और उन्हीं के पार्टी में 80% लोग इस बिल के साथ नहीं है, जो हमारी बातों का समर्थन कर रहे हैं अकेले में। जब पब्लिक में ये रैली करने वाले जो लोग हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जी, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ये लैंड एक्विजिशन के विरोध में रैली कर रहे हैं, और जिन्होंने हरियाणा की किसानों की जमीन एक्वायर कर करके पूरे बिल्डरों को बेची। ये नोएडा में मायावती जी की सरकार थी, मुलायम जी की सरकार थी, इन्होंने जमीन एक्वायर करके बिल्डरों को बेची, और ये लोग लैंड एक्विजिशन के खिलाफ बोल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। कई सारी चीज़ें आपने, भ्रांतियाँ जो थी उसको दूर करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं जो लोगों के मन में जहन में सवाल थे, उन्होंने बहुत से सवालों का जवाब मिला होगा गडकरी जी की बातें सुनकर। और ये भी उम्मीद करते हैं गडकरी जी कि जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है उसमें आप अपनी बात अपने जो राजनीतिक दल हैं विरोधी, उनको समझा पाने में कामयाब हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नितिन गडकरी जी हमारे साथ इस खास मुलाकात में। IBN 7 पर खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।